Good evening, students, and I welcome you. We have already given few lectures on coordination compounds, and we have already told you what are coordination compounds, students, Werner's coordination theory, and the various terms which are used in coordination theory, like coordination number, coordination sphere, how to find the oxidation number of the central atom, and homoleptic and heteroleptic type of complexes. बोलिए, ये सब हमने बताया था आपको स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ यस और नो, इतना पता है आपको? बोलिए, ये सारी बातें आपको पता है? हाँ जी। अब उसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने लिखे हैं और इनका जो नोमेनक्लेचर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। नोमेनक्लेचर कि नोमेनक्लेचर के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, और उसमें दो चीजें जो हमें पढ़नी है स्टूडेंट, एक तो फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंड भाई इनका फार्मूला कैसे लिखेंगे एग्जाम में, अगर आपको उसने कहा कि ये लो कंपाउंड का नाम दे दिया, इसका फार्मूला लिखना। अब इसके रूल्स हैं जो भी IUPAC ने रूल्स बनाए हैं स्टूडेंट, हमने वो लर्न करने हैं। कौन से लर्न करने हैं? रूल्स। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने आपको बताया था भाई, नाम बहुत ज्यादा कंपाउंड्स है, इनके रूल्स हैं, यहाँ भी रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फार्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कैसे लिखेंगे। तो ये रूल्स हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल इनके, और फिर आपको दिखाएंगे हम कैसे इनका नाम लिखेंगे। रूल्स होते हैं, फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन की, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगे। पहला ये कहता रूल ये है कि सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। देखो, कोई भी कम्प्लेक्स है तो उसका सेंट्रल एटम को हम पहले लिखेंगे। जैसे अगर मैं ये कह दूं, देखो मेरे को उसने क्वेश्चन में ये दे दिया, एक एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं, राइट द फार्मूला, ठीक है, फार्मूला लिखना है। अगर मेरे को ये दिया उसने टेट्रा एमीन लिखा है स्टूडेंट, टेट्रा एमीन, ठीक है। अब ये लिख रहा है टेट्रा एमीन कह रहा है, और एक्वा, और फिर आगे लिखा है क्लोराइडो। आगे क्या लिखा स्टूडेंट? क्लोराइडो। फिर लिखा है कोबाल्ट, और आगे लिखा है 3, और फिर लिखा है क्लोराइड। देखो, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका नाम उसने हमें दे दिया। वो कह रहा है इसका फार्मूला बनाओ, इसका फार्मूला लिख। फार्मूला कैसे लिखेंगे? तो ये कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम होगा उसको पहले लिखना है। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है इस कॉम्प्लेक्स में? ये जो कंपाउंड हमने लिखा है, इसमें बताओ कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है। जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी, इसलिए बताई थी, सेंट्रल एटम इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? कोबाल्ट दिख रहा है? बोलो, है कोबाल्ट? CO दिख रहा है? तो वो हमें पहले लिखना पड़ेगा जब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद में कह रहा है लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, डिप्लेटमेंट ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स चार्ज। इसके बाद इसके अंदर लिगेंड्स होंगे। अब जो इसके बाद पहले सेंट्रल मेटल एटम को लिखा, उसके बाद उसके हमने लिखने हैं स्टूडेंट लिगेंड्स। अब लिगेंड्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, बताओ कौन कौन से लिगेंड्स आपको दिए गए हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड्स क्या होते हैं? जो मैंने बताया आपको, डेफिनेशन इसलिए बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इसमें कितने हैं? अमीन है। अमीन का क्या फार्मूला होता है? NH3। बोलो, यही बताया था मैंने आपका, अमीन का नाम भी बताया था हमने। ये अमीन है, कितने हैं ये? 4 है, ये कह रहे हैं इसमें। टेट्रा है ना, 4 है इसमें। और कौन सा है? एक्वा। एक्वा किसका होता है सिंबल? H2O का। कितने हैं एक्वा इसके अंदर? एक है। क्लोराइडो, ये क्लोराइडो क्यों लिखा गया? क्लोरो या क्लोराइडो क्यों लिखते हैं? ये जो नेगेटिव होते हैं, एनायंस होते हैं, उनका फार्मूला क्या होता है? Cl-। तो ये क्लोराइडो है मेरे पास। ये कितने हैं इसके अंदर? एक। तो वो कह रहा है कि ये हम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकल का बताओ कि सबसे पहले कौन सा आएगा? C आएगा क्लोराइडो? बोलो, सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा ऐसे केसेस में? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले C आएगा, फिर क्या आएगा? अमीन आएगा या एक्वा आएगा? एक्वा आएगा। फिर एक्वा,
एक्वा एम के बाद क्यू आता है या क्यू पहले आता है? बोलो, एम पहले आता है या क्यू आता है अल्फाबेटिकली? वैसे तो सर ए पहले होना चाहिए, सी ए तो दोनों में ही है। अरे हाँ, तो वो टेट्रा को सबसे थोड़ी पहले लिखेंगे। तो फिर अमीन आना चाहिए, फिर एक्वा आना चाहिए, फिर एक नंबर पे ये आना चाहिए, 2 नंबर पे 2 नंबर पे ये आना चाहिए, और 3 नंबर पे वो जो टेट्रा और डाई वगैरह उसको नहीं देखेंगे, उसको बाद, उसको नहीं, इनका नाम देखेंगे। क्या लिखा है? लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको नोट करो। किसको लिगेंड्स कह रहा है? ये कितने लिगेंड्स है इसके बारे में नहीं कहा उसने। The placement of ligand in the list does not depend on its. हाँ सर पहला तो फिर अमीन होना चाहिए ना। हाँ, मैंने तो अमाइन ही आएगा, मैंने तो अमीन ही कहा है। तो मैंने नहीं, कब, तो आपने सबसे पहला क्लोराइड लिखा है ना, क्लोराइडो, सॉरी क्लोराइड ही तो लास्ट थर्ड आना चाहिए। क्यों सी पहले आता है? अच्छा अच्छा, सी तो बाद में आएगा, तो इसको बाद में, ठीक है, इसको ठीक कर लो। सी तो पहले ए आता है ना अल्फाबेटिकली, ठीक। अब सबसे पहले कौन सा आया? अमाइन आएगा, और उसके बाद ये आया, उसके बाद तीसरा। ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर है, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर। चलो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यही है, ए बी सी, ए बी सी। अगर पहला वर्ड सेम है तो दूसरा चेक करूंगा, ठीक है। दूसरा एम पहले है और क्यू बाद में है। चलो ठीक है, ये तो ऑर्डर मेरे को मिल गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिखूंगा इसको, कोबाल्ट पहले लिखूंगा, और फिर उसके बाद में कौन सा लिखूंगा? NH3। और कितने हैं मेरे पास? उसको मैंने पेरेंथेसिस में डाल दिया, 4 थे तो मैंने 4 लिख दिया। और उसके बाद तुम क्या कह रहे हो, कौन सा लिखना है? एक्वा। एक्वा कितना है? H2O1 है, और फिर Cl है, मतलब इस ऑर्डर में आना चाहिए। यही ऑर्डर बताया अकॉर्डिंग टू दिस। Poly-rendered ligands are also listed alphabetically. In case of abbreviated, the first letter of the abbreviation is used to determine the position of the ligand in the alphabet. अगर लिगेंड पॉलीडेंटेड होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? एक होते हैं मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, जिनका एक टीथ है, मतलब एक ही डोनर एटम है। पॉली का मतलब एक से ज्यादा डोनर एटम है, जैसे मैंने बताया था ऑक्सालेटो, इथिलीन डायमीन, उनके अंदर एक से ज्यादा डोनर एटम थे। बोलो थे या नहीं? तो उनका भी ऐसे ही चलेगा अल्फाबेटिकली, ठीक है। जैसे पॉलीडेंटेड कौन सा है? EN कौन सा है? पॉलीडेंटेड। ऑक्सालेटो कौन सा है? पॉलीडेंटेड। इनका फार्मूला तुम्हें पता ही है, इथेन 1,2 डाइमीन। ये ऑक्सालेटो, इसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया था कैसा था, CO माइनस। ये बाइडेंटेड है, ठीक है। ये यूनिडेंडेंट है, ये एक ही डोनर एटम होता है जो डोनेट करता है। इनमें एक नहीं, 2 डोनर एटम होते हैं जो डोनेट करते हैं। बोलो हमने लिखे थे या नहीं लिखे थे? जल्दी कोई डाउट? ये ऑक्सालेटो का लिखा था मैंने। और EN का क्या लिखा था? EN का भी तुम्हें बताया था, CH2 NH2 NH2। बोलो यही था। इसके अंदर ये दो दो डोनर साइड दिखा रहा हूँ, नाइट्रोजन है, ये दो नाइट्रोजन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े। तो इनको भी ऐसे ही करेगा। वो कह रहा है इन द फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन इज यूज्ड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द लिगैंड इन द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो पहला यूज करते हैं, अगर पहला सेम है तो फिर दूसरा यूज करते हैं, ठीक। द फार्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी whether charged or not is enclosed in the square bracket। ये सबको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ये जो भी फार्मूला बना है बंद कर दिया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में। बोलो क्या यहां तक समझ में आया? हाँ जी। When ligands are polyatomic their formulas are enclosed in parentheses। इसका मतलब क्या है कि अगर लिगेंड, देखो Cl अगर लिगेंड है, इसके अंदर एक ही एटम है, लेकिन H2O के अंदर कितने एटम है? 1 और 2 3 है। ये पॉलीएटॉमिक है। ये क्या है? पॉलीएटॉमिक। ये पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा एटम है। इनको फिर हम ऐसे डाल देते हैं पेरेंथेसिस। ये लिखा है ना पेरेंथेसिस, नोट किया? पेरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? ऐसे डाल देते हैं पेरेंथेसिस। और ये अमोनिया है, इसके ये भी पॉली, ये अमोनिया भी है, इसके अंदर एक से ज्यादा एटम है ना, इसके अंदर 1 और 3 4 एटम है। इसको भी ऐसे लिखी जाती है। Cl में ब्रैकेट नहीं डालूंगा ऐसी, H2O NH3 में डालूंगा। देखा मैंने ऐसे लिखा, Cl के मैंने डाला ऐसा नहीं, अमोनिया का डाला यस, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, ये पॉलीएटॉमिक। ये वाला रूल भी पता लग गया। बोलो अभी तक समझ में आया? 4 रूल बताए, चारों का पता लग गया। सर ये फोर्थ वाला दोबारा बता दो। फोर्थ में ये कह रहा है कि अगर लिगेंड पॉलीएटॉमिक है,
इनमें से पॉलीएटॉमिक लिगेंड कौन सा है? चलो बताओ, किसके पास एक से ज्यादा एटम है? अमाइन। और ये कौन सा? एक्वा में कितने एटम है? एक ही तो है। एक का एटम है, ये दो अच्छा हाइड्रोजन नहीं, और दो, एक ऑक्सीजन। हाँ सॉरी, दो, हाँ दो है। इसमें सिर्फ एक एटम है। हाँ जी, ओके। अरे एक है, इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन है, इसमें एक और हाँ तीन जी, चार एटम है। हाँ जी, ओके। तो जिनके पास एक से ज्यादा एटम होते हैं उन्हें पैरेंथेसिस में बंद कर दिया जाता है। ये पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने, लगाया यहाँ पर, ओके। ये लगाया नहीं पैरेंथेसिस? हाँ जी सर। इस पे थोड़ी लगाया, ये तो एक ही है, मोनो है। हाँ जी, ओके। ठीक है, ये एक ही एटम है, इसके अंदर मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है। ये पॉलीएटॉमिक कौन से होते हैं? जिनमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक। हर चीज को समझना समझना, देखो दिमाग लगाना, बिना समझे एग्जाम में मैं नहीं लिख सकता, नहीं तो गलती हो जाएगी। कोई भी डाउट आप पूछ लेना, जल्दी नहीं है, समझ लेना। यहाँ तक समझ में आया? मैंने 4 रूल लिखे हैं। अभी 4 रूल में कोई डाउट दिखा? सबसे पहले तुम सेंट्रल मेटल एटम को लिखोगे, उसके बाद लिगेंड देखोगे कौन कौन से हैं, और लिगेंड्स के नाम आपको पता होना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने एक लिस्ट दिखाई थी, अभी एक और लिस्ट दिखाऊंगा लिगेंड्स की। और लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, जितने होंगे वो नंबर हम डालेंगे। ये 4 थे तो मैंने 4 कर दिया, एक है तो मैंने 1 किया, जितने भी होंगे ऐसे। और इन्हें जो पॉलीएटॉमिक होंगे उन्हें पैरेंथेसिस में डाला जाएगा, मोनो वालों को नहीं डाला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। अब 5वें पे आ गए, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड मेटल विद इन ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये कोई स्पेस नहीं रखनी इनके, सीधा ही लिखेंगे हम। मैंने कोई खाली स्पेस नहीं डाली, ये लिखते ही जाएंगे सीधा, समझ गए? कोई भी हाँ खाली जी। स्पेस नहीं डाली। अब कह रहा है व्हेन द फार्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ द काउंटर आयन, चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसके पास कोई काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन क्या होता है? जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। वो आयोनाइज हो जाते हैं, वो पानी में बिखर जाते हैं, आपने देखा था, वो पानी में आ जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं। अगर काउंटर आयन नहीं है तो जो चार्ज होगा वो लिख दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया, अगर मेरे पास कोई ऐसा है CrH2O और ये 6 है, अब इसके पास कोई काउंटर आयन नहीं है तो इसका चार्ज 3+ है, तो इस बस ऐसे लिखूंगा, फिर मैं ये ब्रैकेट में डाला और ऊपर 3+ डाल दिया। तो चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के राइट सुपरस्क्रिप्ट, इसे क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। टाइपिंग में क्या इसे बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। ये ब्रैकेट के ऊपर आ गया सुपर, और जो भी चार्ज है वो मैं लिख, ये भी समझ में आ गया। द चार्ज ऑफ द केटायन इज बैलेंस्ड बाय चार्ज ऑफ द एनायंस। अब ये चार्ज को बैलेंस कौन करेंगे भाई? जितना भी चार्ज होगा उसको एनायंस ने ही बैलेंस करना है। किन्होंने बैलेंस करना है? एनायंस। क्योंकि टोटल कंपाउंड जब लिखा जाएगा, अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फुल मैं लिखूंगा स्टूडेंट, तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितने रूल मैंने बताए? लास्ट वाला समझ में आ गया? जो पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस करना है, क्योंकि जब मैं लिखूंगा पूरा नाम तो उसके अंदर काउंटर आयंस भी होंगे, तो काउंटर आयंस का जो चार्ज होगा वो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन को करूँ। आप देखो क्वेश्चन जो हम ले रहे थे, पहला क्वेश्चन हमारे पास आया, कहता है राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्वेश्चन पेपर, ये पेपर में आपको उन्होंने ऐसे लिखा, अब इसका फार्मूला लिखा। अब मैंने कितने रूल बताए हैं तुम्हें? 6। बोलो, 6 रूल बताए। आप देखो कैसे लिखूंगा मैं। मैंने ए वाला लिया यहाँ पर आंसर लिख। देखो मैं एक एक वर्ड बाई वर्ड आपको बताऊंगा कैसे हम पेपर में करेंगे। ये कह रहा है टेट्रा अमीन, तो मैं यहाँ पे लिगेंड्स पहले लिख रहा हूँ, मेरे पास कौन कौन से लिगेंड्स। टेट्रा अमीन को क्या होता है? NH3। बोलो, टेट्रा अमीन का मतलब क्या? NH3 है। ये कितने हैं? ये फोर। नंबर भी बताता हूँ यहाँ पे, कितने हैं ये, कितने दिए उसने, बताओ जल्दी। टेट्रा का मतलब 4। 4, और एक्वा का मतलब H2O है मेरे पास, कितना है? 1। और क्लोराइडो का मतलब मेरे पास कौन सा है? लिगेंड Cl-। ये क्लोराइडो नेगेटिव होता है, ये भी 1 दिया इसमें। अब कोबाल्ट है मेरे पास मेटल, सेंट्रल मेटल कौन सा है? 1। सेंट्रल मेटल एटम। कोबाल्ट का सिंबल क्या होता है? CO। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी दी है, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ है? 3। +3।
इसी से तो निकालूंगा काउंटर आयन। और क्लोराइड क्लोराइड ये क्या है? क्लोराइड काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है? जो बाहर है ब्रैकेट के, वो है क्लोराइड में। बोलो लिखा हुआ है यहाँ तक इंफॉर्मेशन। हाँ जी। तो मैंने क्या रूल बताया कि सबसे पहले कोबाल्ट लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा? कोबाल्ट स्टूडेंट। उसके बाद इन सब में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन है पहले आया? अमाइन। NH3 आया। कितने हैं? 4। 4 आए। और H2O के ये पॉलीएटॉमिक है, तो मैंने ये पेरेंथेसिस लगाया। Cl के ऊपर नहीं लगाया। अब इसको बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब मुझे आउटसाइड Cl लगाना है। अब क्वेश्चन ये कि कितने Cl लगाऊंगा? कैसे पता चलेगा कितने Cl लगाऊंगा? आप जल्दी से बताओ। कोबाल्ट को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? जल्दी बताओ। अगर इस फार्मूले में मैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये क्या आता है? ये 0 होता है, x होता है, ये 0 × 4 होता है। वाटर न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, ये भी 0 × 1 होता है। लेकिन Cl की कितनी होती है? -1। बोलो Cl की -1 होती है, लिखा ना मैंने -1। ये न्यूट्रल है, ये एनायन है, मैंने चार्ज बताए थे। अगर इसका मैं निकालूं तो यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी वैल्यू आ रही है? +1 आ रही है। ये 0 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर x - 1 = 0 आ रहा है, x = +1 आ रहा है। मुझे कितना चाहिए? x +3 चाहिए। तो +3 कैसे बनेगा? कैसे बनेगा +3? यहीं पे मिस्टेक होती है। अब दिमाग लगाओ, बताओ कितने Cl लगाऊं कि ये +3 हो जाए? 2। कितने Cl लगाऊं? जल्दी बताओ आप। कि ये +1 आ रहा है, +3 चाहिए मुझे, +3 चाहिए, कोबाल्ट 3 में चाहिए। तो कितने Cl लगाऊं? कितने Cl यहाँ लिखूं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए? स्टूडेंट, यही क्वेश्चन का मेन। 2। हाँ, 2। अगर मैंने 2 लिख दिए तो अब क्या हुआ कि ये +2 हो गया और ये 2 माइनस हो गया। तो +2 + 1 कितना हो गया? +3। तो इसका करेक्ट आंसर फिर ये। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? यहाँ पे मिस्टेक होती है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए दिया गया था स्टूडेंट्स, क्योंकि ये काउंटर आयन जो होते हैं, जो बाहर के आयन होते हैं स्टूडेंट, वो बैलेंस करते हैं चार्ज। क्योंकि टोटल चार्ज मैंने तुमने लास्ट वाले में देखा 6 में, वो कहता है द चार्ज ऑफ द कैटायन शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द, लिखा था उसने, लिखा था ना लास्ट में, टू बैलेंस द चार्ज। देख लो 6 वाला क्या था? द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ द कैटायन, लिखा है। इसी को मैंने किया यूज। लेकिन अगर बाहर काउंटर आयन नहीं है तो वो भी हो सकता है, फिर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब बी पार्ट को करना है हमें। आपको मिले 1 मिनट का वक्त, इसका लिखना है। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्साइड जिंकेट 2, जिंकेट 2 कह रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? ये तो हमारा सॉल्व हो गया, इसको तो तुम्हें समझ में आ गया कैसे लिखना है। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी स्टूडेंट। हम किसी भी कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड का नाम एग्जाम में लिख देंगे, एक आएगा क्वेश्चन पेपर में, कोई भी एक आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए इसको किया जा रहा है। अब देखो पोटेशियम है, टेट्राहाइड्रोक्साइड है। एक चीज और याद रखना, कभी भी जब कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है तो कैटायन पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में लिखा जाता है। बोलो ये बात सही है या गलत? किसी भी कंपाउंड को केमिस्ट्री में लिखता हूँ, कोई भी कंपाउंड का नाम बता दो मुझे। अगर तुमने कहा सोडियम क्लोराइड, तो कैसे लिखते हो? NaCl लिखते हो? Cl Na लिखते हो? बोलो जल्दी बताओ। ये नहीं कैटायन होता है और ये एनायन होता है। बोलो होता है। हाँ जी। तो कैटायन को पहले लिखा जाएगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टूडेंट। कैटायन पहले आएगा और एनायन बाद में आएगा किसी भी कंपाउंड में। ये भी समझ में आ गया? ये कह रहा है पोटेशियम है। अब देखो पोटेशियम है टेट्राहाइड्रोक्साइड, पोटेशियम दिया उसने के स्टूडेंट, तो ये कैटायन है मेरा। कैटायन पहले लिखा जाता है, कैटायन पहले लिखा जाता है। तो मुझे समझ में आई, पोटेशियम है। अब उसके बाद में ये कह रहा है टेट्राहाइड्रोक्साइड है, तो लिगेंड्स कौन सा है इसके अंदर? लिगेंड्स कौन सा? मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको डाउट ना रहे। अब इस केस में स्टूडेंट कैटायन जो है मेरा पोटेशियम है। आप बताओ कि लिगेंड्स कौन सा है इसके अंदर? किसका नाम है ये? हाइड्रोक्साइडो। इसका लिगेंड का फार्मूला बताओ हाइड्रोक्साइड का, जल्दी बताओ क्या बताया था? OH-। एनायन ही क्या है ना, तो तभी ये जो भी एनायनिक वाले होते हैं वो O से एंड। देख रहे हो, हाइड्रोक्साइडो।
O से एंड हो रहे हैं, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज। कितने हैं ये? हाउ मेनी आर देयर? क्या लिखा हुआ है? टेट्रा 4 है, हाँ जी। बोलो 4 है। और जिंकेट लिखा हुआ है, जिंक का फार्मूला आपको पता क्या होता है स्टूडेंट? जेड है, क्योंकि ये एनायन है और आगे वाला कैटायन है, इसलिए जिंकेट से एंड हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा मुझे? 2 स्टूडेंट, +2 की स्टेट में जी। तो अब कैसे लिखूंगा? फिर आपने कहा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इसका फार्मूला लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का फार्मूला लिखूंगा, ये ब्रैकेट वाला पहले लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो Zn है मेरे पास, लिगेंड कितने हैं? एक ही है सिर्फ, OH कितने हैं? 4। बोलो यही है? जल्दी से बताओ। हाँ जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? अगर मैंने ये लिखा तो बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2। जिंक का अगर मैं X ले लू यहाँ, तो OH माइनस का कितना है? एक है माइनस, लिख रहा है -1। तो 4 इंटू -1 इक्वल टू 0 कर दूं तो X की वैल्यू कितनी आ रही है? +4। लेकिन मुझे X की वैल्यू कितनी चाहिए? +2। तो +2 कैसे आएगी? कितने पोटेशियम लगाऊं कि 2। ये बैलेंस हो जाए, +2 आ जाए? कितने पोटेशियम इसके आगे लगाऊं स्टूडेंट कि ये वैल्यू जो मेरी है 2 आ जाए? गिवन मुझे क्या है? ये +2, ये जिंक 2 दिया हुआ ना, 2 ऑक्सीडेशन नंबर कहीं से निकाला जाता है। और पोटेशियम को कहाँ लिखूंगा, बाद में या पहले? जल्दी बताओ। ये कैटायन है, पोटेशियम का एक चार्ज होता तो है पहला +1। पहला तो पहले इसको आगे लिखना पड़ेगा, कितने पोटेशियम लगाऊं 2। कि जिंक +2 में हो जाए? हमें +4 आ रहा है। कितने लगाऊं कि ये, कितने पोटेशियम लगाऊं? 2, 3, 4, 1, ताकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाए स्टूडेंट। ये 2 क्वेश्चन। 2 2। तो कैसे लिखूंगा मैं? कैसे लिखूंगा? 2 आगे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है K2। तो इसका फार्मूला क्या बन गया फिर? K2ZnOH। समझ में आया? जैसे तुम लिखते हो, जैसे तुम लिखते हो Al2SO4 3, तो ये जो यहाँ पे 2 लगा, ये किसमें टूटता है फिर? एल्यूमिनियम 3+ में, और SO4 ये 3 होते हैं 2-, ऐसे टूटता है। ये फार्मूला कैसे लिखते थे कंपाउंड? हाँ याद जी। आया फार्मूला कैसे लिखते थे किसी भी कंपाउंड? समझ में आया? हाँ जी। तो यहाँ पर अगर ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा? 2K+ में। इसका क्या बनेगा? 2K+ ZnOH4 2-। तो अब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हुआ। बोलो इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। तो सी पार्ट पर आ गए। अब तुम्हें सी का आंसर लिखना है, इसको पढ़ो स्टूडेंट, और आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है। पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो एल्यूमिनेट 3, पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटो। ऑक्सालेट का बताइए तुम्हें सिंबल क्या यूज करना है? ऑक्सालेट लिगेंड है इसमें। ऑक्सालेट वाला मैंने क्या बताया था? OX भी यूज करते हैं स्टूडेंट हम, C2O4 भी यूज करते हैं, इसके ऊपर 2- चार्ज होता है। एक ऑक्सालेट के ऊपर 2- चार्ज है, ये ऑक्सालेटो बाई-एंडेड लिगेंड था। एक ऑक्सालेट के बाद 2 एटम थे डोनर, बोलो है थे कि नहीं? याद आया? यस। तो अब इसका कैसे लिखोगे? ये 3 है, ट्राई मींस इनका नंबर कितना है? 3 है। कितने हैं ये? 3 है। और एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट का मतलब ये, इसके आगे पोटेशियम भी रखा हुआ है। पोटेशियम क्या होगा? पोटेशियम एक कैटायन है, हमें ये भी पता है कि इसके अंदर पोटेशियम एक कैटायन है। और एल्यूमिनियम हमारा सेंट्रल मेटल है, और एल्यूमिनियम के साथ लगे हुए हैं C2O4 वाले। कितने लगे हैं? कितने लगे हैं जल्दी बताओ? कितने हैं? ट्राई, 3। ट्राई का मतलब 3। अब ये बना। अब बताओ कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दे रखी है? 3। 3। तो +3 एल्यूमिनियम करने के लिए, एल्यूमिनियम +3 करना है मुझे, कितने लगाऊंगा मैं यहाँ पर? पोटेशियम। तो मैंने इसलिए तुम्हें समझाया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। देखो यहीं पर सारा क्वेश्चन का आंसर होता है, यहीं पर ही मिस्टेक होती है स्टूडेंट की। स्टूडेंट यहाँ पर ही दिमाग लगाना।
यहाँ पे एल्यूमिनियम को अगर मैंने एक्स मान लिया तो ये कितना आ रहा है, एक ऑक्सालेट में -2 है, 3 में कितने होंगे, कितने होंगे 3 में, -2 × 3 = 0। तो ये क्या बन रहा है, x = +6 बन रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, +3। तो +3 करने के लिए कितने के लगाऊं, कितने के लगाऊं स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ। 3 तो K3 K3 लगेगा। तो इसका फार्मूला बन गया K3Al2O4। कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है स्टूडेंट्स। ये इसका सही आंसर है, अगर तुमने पेपर में ये लिखा तो 1 नंबर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर स्टूडेंट्स, यहां तक तुम्हें समझ में आया। अब ये डी में क्या करना है, डी का क्वेश्चन का आंसर करना है स्टूडेंट, डी का। तो डी को करते हैं स्टूडेंट्स, डी को करते हैं। डी को कैसे करोगे, ये सी हो गया, ये अब डी पर आ गया मैं। डी में क्या लिखा है, लिगेंड कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, कितना है, +3 में। और ये लिखा है डाई क्लोराइडो, क्लोराइड वाला लिगेंड है, एक तो Cl वाले हैं, कितने हैं, ये 2 हैं। और कौन सा लिखा है, इथेन 1,2 डाईएमीन, इथेन 1,2 डाईएमीन स्टूडेंट। इसको कैसे लिखते हैं, इथेन 1,2 डाईएमीन का शॉर्ट फॉर्म EN। कितने हैं, एक ही है। तो सी पहले आएगा या EN पहले आएगा, तो अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं स्टूडेंट्स, क्लोराइडो पहले आएगा या EN पहले आएगा, बताओ कौन सा पहले आएगा, अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा या ई पहले आएगा। तो COCl2 हो गया, और EN इसको पैरेंथेसिस में डाला गया है क्योंकि कितने हैं, 20 है ये। 20 का मतलब कितना होता है, 20 कहाँ यूज हुआ था, जब ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर न्यूमेरल्स होते हैं उन्हें 20 लिखा जाता है, तो ये 2 है। तो इसको मैंने बंद कर दिया स्टूडेंट, इसको मैंने बंद। अब प्रॉब्लम यह है कि कोबाल्ट को मुझे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना, कोई भी काउंटर आयन नहीं है, कोई काउंटर आयन यहाँ कोबाल्ट के आगे कुछ लिखा है मैंने, नहीं है, आगे भी नहीं लिखा पीछे भी नहीं लिखा, ना तो कोई कैटायन है ना कोई एनायन है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा कि कोबाल्ट +3 में आ जाए, जल्दी से बताओ कितना चार्ज लगाऊं, कितना चार्ज इसके ऊपर लगाऊं स्टूडेंट, ये आयन है, ये आयन है, ऐसे वाले जो होते हैं ये आयन होते हैं, कितना चार्ज लगाऊं स्टूडेंट्स कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ जाए। ये यहाँ पे कितना आ रहा है कोबाल्ट का, कैलकुलेट करके देख लो। कोबाल्ट को अगर मैं एक्स रखूं तो ये Cl का -1 होता है, 2 हैं, और ये न्यूट्रल होता है, En 0 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। मुझे x की वैल्यू कितनी चाहिए, +3। तो +3 कैसे आएगी, बताओ x की वैल्यू +3 कैसे आएगी, +3 कैसे निकालूंगा x की वैल्यू, कितना चार्ज लगाऊं, कितना लगाऊं इसके ऊपर कि ये +3 हो जाए, ये कोबाल्ट। तो एक ही तो लगेगा, 2 तो ये हैं, तो एक और लगेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, COCl2En2+। बोलो बात समझ में आई, जल्दी बताओ, हो गया, कोई डाउट। जी नहीं सर। अच्छा वेरी गुड, नहीं तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। आपको मिल रहे हैं 30 सेकंड का वक्त, जल्दी से इसका आंसर करिए। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हमें समझ में आ जाएगा रूल्स क्या, अगर हमने क्वेश्चन नहीं किए तो हमें समझ में नहीं आएगा। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट उतना ही हमारा वो इजी हो जाता है, और हम उनके नाम लिखने में कामयाब हो जाते हैं, या उनका फार्मूला एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा।
ये क्या लिखा है, कार्बोनिल का फार्मूला क्या होता है, CO। कितने हैं, 4, और निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 दिया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं स्टूडेंट, CO4, और इसको बंद कर दूं ब्रैकेट में, बताओ इसके ऊपर कुछ आएगा, ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे है। CO कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, और CO कार्बोनिल जो है वो उसका कितना है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 है, इसका कोई भी चार्ज 0 है। तो फिर इसका फार्मूला बन गया NiCO4, बस यही बना। इसे क्या बोलते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होती है, हम बताएंगे, आपके बुक में भी लिखा हुआ है एक, कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है इनमें। ये जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं, और जो मेटल आयन होता है वो भी अपने डी में से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड में डोनेट कर देता है। कार्बन के पास खाली ऑर्बिटल होता है p, उसके अंदर चले जाता है। यहां तक समझ में आया तो मैं आगे चलूं। बोलो, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए? हाँ जी। आगे चलूं स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कैसे लिखेंगे फार्मूला एग्जाम में? हाँ जी। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन आने वाला है। नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब वो कहेगा भैया आपको मैंने एक फार्मूला दे दिया, आपको मैंने एक फार्मूला दे दिया स्टूडेंट, उसका नाम लिख, क्या नाम लिखना है, उसका नाम लिखना है। कैसे नाम लिखोगे, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे स्टूडेंट। पेपर में आपको मैंने ये लिखा NH3 3H2O स्टूडेंट 3, और फिर मैंने लिख दिया Cl3। ठीक है, मैंने अब आपको कहा स्टूडेंट राइट द IUPAC नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, आपको पेपर में आएगा, ये एक क्वेश्चन आएगा। अब इसके रूल्स भी हमें पता होने चाहिए। पहले के रूल मैंने बताए थे, फार्मूला लिखना था, नाम पूरा उसने दे दिया। अब वो कह रहा है कि ये फार्मूला है, इसका नाम लिखना है। तो इसके के लिए क्या क्या रूल यूज करेंगे, चलो पढ़ लेते हैं कितने रूल्स हैं। और इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए ले रहा हूं कि एग्जाम्पल लिखने के बाद रूल्स को समझना आसान हो जाता है। पहला रूल क्या कह रहा है, following rules are used when naming the coordination compound. The cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. मतलब समझ में आया कि इसके अंदर एक कैटायन है और एक एनायन है। तो कैटायन को पहले हमेशा नेम किया जाता है, कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा स्टूडेंट। जैसे इसके अंदर अगर मैं देखूं, ये अगर ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये क्या बनेगा, CrNH3H2O3 स्टूडेंट। कितना चार्ज आएगा इसके ऊपर, 3+, देखो ना Cl3 है और 3Cl-। तो ये कैटायन है और ये एनायन है। बोलो है सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, उसका बाद में आएगा। ये कह रहा है ना पहले रूल में, बोलो कह रहा है या नहीं कह रहा, जल्दी बताओ। हाँ जी। समझ, देखो हर चीज को समझ लेना, दिमाग लगाना है ताकि तुम एग्जाम में इसका आंसर सही लिख के आओ। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो कैटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन पहला रूल कह रहा है। वो कह रहा है सेकंड, लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर बिफोर कह रहा है द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम आयन। देखो अब कह रहा है लिगेंड्स को हम इस मेटल के पहले नेम करेंगे। लिगेंड कौन कौन से हैं इसमें, NH3 का क्या नाम होता है, जल्दी बताओ। NH3 का क्या नाम है, एमीन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, एक्वा। एक चीज याद रखना, ये 2 M है, इसमें 2 M है। एक M में एमीन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें 2। तो 2 लिगेंड थे इसमें। तो वो कह रहा है कि जब नाम लिखूंगा तो लिगेंड्स पहले लिखूंगा और सेंट्रल एटम को बाद में लिखूंगा, और वो भी कैसे लिखूंगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली पहले किसका नाम आएगा बताओ, एमीन आएगा या एक्वा आएगा, पहले एमीन आएगा या एक्वा आएगा, जल्दी बताओ। इसके अंदर जब मैं नाम लिखूंगा कि पहले क्या आएगा, एमीन आएगा
हाँ जी। कितने अमीन है? ट्राई तो 3 है तो ट्राई। और वाटर कितने हैं? वो भी 3 है। तो ट्राई। तो फिर मुझे ट्राई एक्वा भी लिखना पड़ेगा। तो पहले मुझे लिगेंड्स के नाम लिखने पड़ेंगे अल्फाबेटिकली। ये अब कहता है नेम ऑफ द एनायनिक लिगेंड। अगर एनायनिक लिगेंड होगा it will end in O। क्या ये एनायनिक लिगेंड्स हैं? जल्दी बताओ। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है कोई चार्ज नहीं है, तो इनका तो इनके एंड में O नहीं आएगा। अगर Cl होता, OH माइनस होता, इस तरह के लिगेंड होते जिन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बाद में O लिखना जरूरी है। क्या आएगा एंड में? O। इसको मैं कैसे लिखता हूं? क्लोराइडो। ओ डाला मैंने। इसको मैंने कैसे लिखा था? हाइड्रोक्साइडो लिखा था। ओ आया ना एंड में? बोलो आया एंड में ओ? नोट कर लिया? क्यों? ये एनायनिक लिगेंड्स है, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है। ये कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल है स्टूडेंट्स। और ये कौन से हैं? एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है? तो वो कह रहा है इनको ओ से एंड करेंगे। लेकिन वाटर का एक्वा, एमीन का NH3। कार्बोनिल CO को क्या नाम दिया उसने? कार्बोनिल। अभी हमने यूज ही किया कार्बोनिल टेट्रा, ठीक है। और NO नाइट्रोसिल को क्या यूज किया? NO को नाइट्रोसिल। ये कुछ नाम ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, उनको तो याद करना ही। देखो जो भी एनसीईआरटी में वर्ड बाई वर्ड, लाइन बाई लाइन, हमें सारा ही आना चाहिए। बोलो सही है गलत है? जल्दी बताओ। सही है। इतने सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं, आपको उनकी वीडियो भी मिल रही है, यूट्यूब सब्सक्राइब किया हुआ है, हम और बहुत सारे करने जा रहे हैं। सारे सैंपल पेपर दे 1 2 3 इस तरह। क्यों? प्रैक्टिस कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए। सब एनसीईआरटी बेस्ड और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर हमें एनसीईआरटी थारोली पढ़ लेंगे और उनके क्वेश्चन थारोली कर लेंगे, हम 100 में से 100 ले सकते हैं। बोलो इसमें कोई भी डाउट है कोई? लेकिन जो नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा? फिर उसको कैसे मिलेंगे मार्क्स? नहीं मिलेंगे। तो एक एक वर्ड, एक एक लाइन को समझिए। मैं डिकोड कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, अनफोल्ड कर रहा हूँ केमिस्ट्री की पूरी किताब को, और आपको समझा रहा हूँ कि ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी ग्राफ, ईच एंड एवरी टेबल गिवन इन द बुक कैन बिकम ए क्वेश्चन। तो हमें तैयारी करनी है पूरी 100%। हम मेरे साथ बने रहिए, अपने कंसंट्रेशन को पूरा करिए, एनर्जी को कायम रखिए। कोई भी डाउट है पूछिए, नो प्रॉब्लम। डाउट है मुझसे पूछिए। कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट है वो करवा लीजिए, एग्जाम से पहले सब कर लो। जो भी तुम्हें टॉपिक पढ़ना पढ़ लो, जो भी सैंपल पेपर करने कर लो। सैंपल पेपर मैं करवा ही रहा हूँ, जो टॉपिक तुम करना चाहो कर लो स्टूडेंट्स, रिवाइज कर लो। आगे कहता है दीज आर प्लेस्ड विद इन एनक्लोजिंग मार्क्स व्हेन रिटन। और इनको कैसे लिखते हैं? ठीक है, एनक्लोजिंग मार्क्स में लिखा जाता है इनको। एनक्लोजिंग मार्क्स में वो कह रहा है लिखा जाता है जब हम फार्मूले में लिखते हैं। जब फार्मूले की कोऑर्डिनेशन एंटिटी में लिखे थे तो ऐसे लिखे, वो हमें बताइए। तो ये भी 3 भी हो गया हमारा। अब वो कह रहा है चौथे में प्रीफिक्सेस मोनो डाई आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। तो इतने मैंने यूज ही किया, ट्राई, डाई, मोनो, पेंटा। अगर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हम यूज ही कर। ठीक है। और include the numeric, if the ligands include numerical prefix then this tris tetra kiss are used। ऐसे ligands जैसे मैंने बताई इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन कौन सा लिगेंड है? CH2NH2 CH2NH2। इसका क्या नाम है? इसको कैसे लिखा था हमने? इथेन 1,2 डाइअमीन। इसको कैसे लिख रहे थे? इथेन 1,2 डाइअमीन इसका नाम है। इसका क्या नाम है? इथेन 1,2 डाइअमीन। बोलो है? अब इसके अंदर ऑलरेडी न्यूमरल्स आ गए 1 और 2, तो मैं इसके लिए बाई डाई नहीं यूज करता, इसके लिए मैं यूज करता हूँ बिस। क्या यूज करता हूँ? बिस। अगर 2 आ गए, ये अगर ये 2 आ गए तो इसको क्या बोलूंगा? बिस। और 3 आ गए तो, ये 3 आ गए तो इसको क्या बोलूंगा? ट्रिस। और 4 आ गए तो टेट्रा किस। तो इस तरह से इनके नाम दिए गए, यहाँ पे लिखा है। ठीक है। So the ligand to which they are being placed in parenthesis, ये parenthesis मतलब parenthesis में रखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ये वाला जो ligand है देख लो parenthesis में डाला गया है, और ये 2 है तो इसको bis यूज किया गया, वर्ड bis यूज किया गया।
इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये है पी, ये फास्फोरस है, ये पीएच, ये बेंजीन रिंग वाला है, फिनाइल फिनाइल ग्रुप। तो ये अगर इसको ऐसे लिख दूं तो ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन स्टूडेंट। इसका क्या नाम है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। अब इसके अंदर नंबर आ गए हैं 3, तो इसके लिए फिर 2 है, ये 2, तो फिर मैंने इसके लिए बिस यूज किया, बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ऐसे के लिए हमने बिस यूज किया, 3 होते तो मैं ट्विस्ट यूज करता। अब इसके बाद में स्टोरी आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन और एनायन और इन न्यूट्रल इज इंडिकेटेड बाय रोमन लेटर। अब हमें निकालना पड़ेगा स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे? ये जो मेटल है भाई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना पड़ेगा। मैं आपको मेथड मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, वो हम रोमन लेटर में लिखते हैं। रोमन लेटर क्या होते हैं? अगर +1 है तो उसको कैसे लिखता हूँ मैं? ऐसे ब्रैकेट में 1। अगर +3 है तो उसको कैसे लिखते हो? 1 2 3, ऐसे इस तरह से। अगर 4 है तो कैसे लिखते हो? ऐसे। ये रोमन लेटर्स होते हैं, रोमन लेटर्स होते हैं, इनको तरीका लिखने का ये। यहां तक समझ में आ गया? 5वां रूल बोलो, 5वां रूल हो गया। आगे चलूं? नोट कर रहे हो एक एक वर्ड बाय वर्ड? अब इसके बाद में वो कह रहा है इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज ए कैटायन। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है। तो आपने अभी अभी जो फार्मूले लिखे थे उसमें देखो कैटायन भी हो सकते थे और एनायन भी हो सकते, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूं। देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है तो कैटायन है। यहाँ पर क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। देखो ये वाला एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। और ये वाला जो मैंने लिखा था स्टूडेंट, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देखो ये न्यूट्रल है स्टूडेंट, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नोट कर रहे हो स्टूडेंट? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई? कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। तो समझ में आ गया? तो 3 टाइप के हैं मेरे पास। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो जिसका नाम हमें लिखना है स्टूडेंट IUPAC, क्या वो कैटायनिक है एनायनिक है? यहाँ पे ऊपर +3 के ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, जो मैंने ऊपर लिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो वो कह रहा है द मेटल इज नेम्ड सेम एज एलिमेंट। तो मेटल का नाम कैसे यूज करूंगा? सेम रहेगा, इसमें मेटल का नाम क्रोमियम ही रहेगा। क्या रहेगा? क्रोमियम, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन द नेम ऑफ द मेटल एंड्स विद ATE। देखो अगर ये नेगेटिव चार्ज आ जाए ऊपर तो इसका नाम फिर ATA, लास्ट में क्या डालना पड़ेगा? ATE, लास्ट में ATE आएगा। ये क्रोमियम फिर नहीं रहेगा, क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। मतलब लास्ट में ATA से एंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट अगर इसमें कोबाल्ट है तो ये अगर मैं ऐसे लिखूं COSCN स्टूडेंट 4, ये 2- ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब ये कोबाल्ट का नाम AT से एंड होना है, यहाँ पे कोबाल्टेट लिखा जाएगा। क्या लिखूंगा? कोबाल्टेट। ये लास्ट में ATE एंड हो गया जब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स। नोट किया ये पॉइंट को? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट्स। इसी के बेस पे पूरा नाम लिखूंगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कर लिया नोट? ये बात समझ में आई? ये वाला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा तो उसके मेटल के नाम के बाद में ATE यूज होगा, मेटल के बाद। ठीक है, इसको कोबाल्टेट कर दिया मैंने क्योंकि ये 2- नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा। और कुछ के नाम स्पेशल होते हैं, जैसे आयरन का फेरेट बन गया, वो हम अभी आपको दिखाएंगे टेबल, इसमें सारे नाम लिखे हैं। आयरन को फेरेट करते हैं। अब वो कह रहा है जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है उसको, उसका नाम ऐसे ही रखेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज नेम सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा और जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा वो दोनों के नाम सेम तरीके से लिखे जाएंगे, उनके एंड में कोई भी ATE नहीं आएगा।
यहां तक तुम्हें समझ में आए कितने रूल मैंने बताए? 7 बताए। अब इसका एग्जाम्पल लेके करेंगे ताकि हमें ये रूल याद हो। ऐसे थोड़ी याद हो सकते हैं जब तक मैं क्वेश्चन ना करूं। तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। यहां तक तुमने नोट कर लिया? हाँ जी। आगे चलता हूँ फिर। अब इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैंने एक टेबल दिया है जिसमें कुछ लिगेंड्स दिखाए गए हैं और ये भी बताया है कि ये न्यूट्रल है या कि नेगेटिव चार्ज है। देखो ये एमोनिया, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? न्यूट्रल। लेकिन इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, ये एनायंस है, एजाइड, ब्रोमाइड। इनको क्या बोलते हैं? एजाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, साइनाइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्साइडो, नाइट्राइडो, थायोसाइनेटो। इस तरह से इनके नाम भी दिए गए हैं। ये न्यूट्रल वाले हैं और ये वाले बाइडेंटेड भी हैं जिनके ऊपर देख रहे हो 2 माइनस लगे हुए हैं, 2 माइनस। ऑक्सालेटो जो इंपॉर्टेंट है हम यूज करने जा रहे हैं स्टूडेंट। और जब जब प्रीफिक्स वाले होते हैं उनके आगे जब 2 होते हैं तो बिस यूज होता है, 3 होते हैं तो ट्रिस, 4 वाला टेट्राकिस, इस तरह से 5 वाले पेंटाकिस और हेक्साकिस, इस तरह से उनके नाम दिए जाते हैं। और जब एनायनिक कम्प्लेक्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनायनिक कम्प्लेक्स होते हैं उसमें आयरन को फेरेट लिखा जाता है, कॉपर को क्यूपरेट लिखा जाता है, लेड को प्लम्बेट लिखा जाता है, सिल्वर को आर्जिनेट लिखा जाता है। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे का ऐसे मेटल का नाम आएगा। अगर न्यूट्रल होगा तो आयरन लिखूंगा, कैटायन होगा तो भी आयरन लिखूंगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो वो फेरेट लिखा जाएगा, कॉपर को क्यूबरेट लिखा जाएगा, लेड को प्लम्बेट लिखा जाएगा। और अगर न्यूट्रल होगा तो लेड ही लिखूंगा। सिल्वर अगर न्यूट्रल में है तो सिल्वर लिखूंगा। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो आर्जिनेट लिखा जाएगा स्टूडेंट। और गोल्ड का अगर अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ओरेट लिखा जाएगा। टिन को स्टेनेट लिखा जाएगा। ये नोट कर लो, ये वाला नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर फिर हम इनके नाम लिखेंगे स्टूडेंट, इनके नाम लिखेंगे, इनके नाम लिखेंगे। अब देखो इसका नाम मैं लिख के दिखाता हूँ। तो जो रूल्स हमने बताए हैं, बताओ कि इसके अंदर हमें पता लगा कि एक तो ये ट्राई अमीन है लिगेंड, और ट्राई एक्वा है। अब ये तो बाहर है, ये तो काउंटर आयन है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो स्फीयर है उसके अंदर वाले का नाम पहले हम लिखेंगे। रूल में क्या बताया था? लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कैटायनिक है क्योंकि ये 3+ है और ये 3- तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। मुझे पता लग गया ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। यहां तक समझ में आया? ये बात समझ में आई जो मैंने लिखा? जल्दी बताओ, मैं इसका हाँ नाम जी। कैसे लिखूंगा फिर पेपर में आ गया तो? ये सारी बातें तो मैं निकालूंगा ना पहले, जो भी कॉम्प्लेक्स मुझे दिया जाएगा। इज इट कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स? ये कैटायनिक है या एनायनिक है? जल्दी से बताओ। कैटायनिक है। कैटायन का रूल क्या बताया कि जो सेंट्रल एटम है उसका नाम ऐसे ही रहेगा, क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा। ये लिखा था उसने। और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में तुमने कहा कि इस तरह से चेंज हो जाएंगे नाम, बाद में ATE आ जाता है उनके नाम के बाद। तो इसमें अल्फाबेटिकली उसने क्या बताया कि पहले लिगेंड्स का नाम लिखना, फिर सेंट्रल एटम का लिखना, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना रोमन लेटर में, रोमन लेटर में। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट? इसका नाम कैसे आएगा? तो पहले AM आएगा या AQ आएगा? बोलो क्या आएगा पहले? तो इसका नाम फिर एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ट्राई। देखो अगर मेरा स्पेलिंग भी गलत हो गया तो फिर 0 नंबर है। अगर मेरा स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गया तो नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल केयरफुली लिखना है। ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई अमीन और ट्राई एक्वा, ये पहले लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है? मेटल। ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो ये क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना क्रोमियम का, निकाल के जल्दी से बताओ। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड? वो यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स। आपके पास 30 सेकेंड्स है, 1 मिनट है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ क्रोमियम का कितना आएगा, मुझे लिखना पड़ेगा।
हाउ विल वी राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालोगे? यहाँ तो बहुत आसान है, तुम्हें मैंने बताया था। अगर इसका मैं x मान लूं, अमोनिया का क्या होता है, ये न्यूट्रल है तो 0 है अमोनिया का, 3 इंटू 0। वाटर न्यूट्रल है, 3 इंटू 0, ठीक है। और यहाँ पर Cl3 लगे हुए हैं, एक Cl का माइनस होता है, तो टोटल का 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बताओ, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 3। प्लस 3। तो फिर मुझे रोमन लेटर में क्या डालना पड़ेगा, 3 डंडे। तो रोमन लेटर डाले जाते हैं, रोमन लेटर में लिखा जाता है स्टूडेंट 1 2 3, ठीक है, ये रोमन लेटर। अब ये क्लोराइड है, इसको कुछ भी नहीं करना, कितने भी हो, 4 6 कितने भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसका हमें, क्योंकि हमने ये लिख दिया, अब सिर्फ एंड में जो है काउंटर आयन का नाम लिखना है, वो है क्लोराइड। क्या है इसका नाम स्टूडेंट? क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का क्या नाम बना स्टूडेंट? एग्जाम में क्या लिखोगे? ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, बस, और कुछ भी नहीं लिखना। तो इस तरह से हम किसी भी, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा IUPAC नेम में, तो हमें समझना स्टूडेंट की नाम कैसे लिखना है। बोलो, आपको कोई डाउट है? समझ में आया कि कैसे IUPAC नेम लिखने हैं? एक क्वेश्चन पक्का है पेपर में, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अभी तक जो मैंने कराया वो 100% है बोर्ड के पेपर में। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ये टेबल भी मैंने इसलिए दिया, देखो इतने सारे लिगेंड्स हैं और उनके नाम कैसे बनेंगे। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स आएगा तो हाउ विल यू प्रोसीड स्टूडेंट, देखना पड़ेगा ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड्स के क्या नाम है, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल का निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, और इसी का ही अगर मुझे फार्मूला आ जाए लिखने का तो ये उसका फार्मूला है, वो भी मैंने बताया था कि फार्मूला कैसे लिखते हैं। नाम दिया है तो फार्मूला कैसे लिखते हैं, फार्मूला दिया है तो नाम कैसे लिखते हैं, ये एक क्वेश्चन है पेपर में, ये एक क्वेश्चन है। और ये सारा पॉइंट्स नोट करो स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स नोट करो जो हमने लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है? कोई भी डाउट है स्टूडेंट, जल्दी बताओ। नहीं सर। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये जो हमारा पार्ट है ये खत्म हो गया है। अब इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी बुक पढ़िए और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आइसोमरिज्म, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। आज हमें पता लग गया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, अगर उसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, और अगर फार्मूला दिया है तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा, और ये सारी चीजें तुमने नोट कर ली, और तुम्हें वो वीडियो में मिली जाएंगी, हमारी जब रिकॉर्डिंग होती है उसमें सारी चीजें ये मिल जाती है। कौन कौन से लिगेंड बताए मैंने, न्यूट्रल, ये नेगेटिव वाले -1 वाले ये भी न्यूट्रल हैं, और बाइरेंडेड भी हैं और न्यूट्रल हैं, जिसमें EN और ऑक्सालेटो, EN बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाइरेंडेड है, और ऑक्सालेटो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर 2- चार्ज है, इसके ऊपर 2- चार्ज है, देखो ऑक्सालेटो, ये ऑक्सालेटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बता दूं। और इनको OX से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये सब जो है बहुत आते हैं, अमोनिया और वाटर वाले बहुत आएंगे, CO बहुत आएगा, कार्बोनिल वाला, और ये BrCl भी बहुत आएंगे, साइनाइडो भी बहुत आएगा, ये वाला, ये हाइड्रोक्साइडो भी बहुत आएंगे, ये सब बहुत आते हैं। और ये बिस वाले हैं, ट्रिस वाले हैं। और आयरन को कैसे लिखेंगे, अगर वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, फेरेट, कॉपर को क्यूपरेट, लेड को प्लम्बरेट, आर्जेंटेट, गोल्ड इम्पोरेट, स्टेनेट, ये सब पूछे गए हैं पेपरों में जो मैंने यहाँ पे दिए। तो ये आपको पता होने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करो, और ये सब पेपर में आने वाले। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व। तो फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, और उसके आगे फिर जो भी टॉपिक्स बचे हैं आपके, वो सब आप कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, ये महीना भी पड़ा पूरा, तो नेक्स्ट मंथ आपका पेपर है केमिस्ट्री का 21 को। तो आप सारे अपने जो भी डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स हैं, जो आपने रिवाइज करने कर लो, और सैंपल पेपर सारे सॉल्व, ठीक है। तो उससे आपका काफी अच्छे मार्क्स, मतलब 100/100 ले सकते हो, सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर ले अगर हम, जो हम ऑलरेडी आपको यूट्यूब में भेज रहे हैं उनको सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सैंपल पेपर को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें तुम समझो, ठीक है। ओके, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास।